इस सेगमेंट को हम हीट के नाम से जानते हैं। हीट को बेसिकली हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे, हीट 1, हीट 2। तो ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये हीट 1 है, ठीक है। एक और इसका सेगमेंट है हीट 2, जिसके अंदर आपके सामने एटीजी वगैरह आएगा, थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड चीजें। तो कुल मिला के ये सेगमेंट काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, नीट के लिए हो चाहे जेई के लिए हो। मान के चलो मिनिमम 4 से 5 सवाल तो आता ही है इस सेक्शन से, और काफी आसान सेक्शन है और इसके सवाल बन जाते हैं लोगों से। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें मैकेनिक्स वगैरह इतना इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक अलग ही सेगमेंट है, अलग ही दुनिया है ये, इसके अपने अलग फॉर्मूले हैं, अलग कॉन्सेप्ट है। तो कुल मिला के चीजें आसान है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे आपको समझाने की पूरी कोशिश रहेगी। आप समझ जाओ तो बहुत बढ़िया, ना समझो तो और भी बढ़िया, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहले बात आती है वो आती है हीट। हीट क्या होता है भाई? गर्मी। हीट क्या होता है, कोई बताओ? व्हाट इज हीट? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक एनर्जी का फॉर्म है। हाँ जी बोलो, कुछ बोल रहे हो? हाँ अभी सुनो, सिर्फ मैं बोल रहा हूं। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन बी ट्रांसफर्ड, है ना। इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं किसी एक बॉडी से किसी दूसरे बॉडी में, ड्यू टू किसके कारण? टेम्परेचर डिफरेंस। ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। समझ में आ रहा है ना कहानी? टेम्परेचर अगर किसी का ज्यादा है किसी का कम है, ठीक है, अगर एक दूसरे को टच करा दिया जाए तो जिसका गर्म है उससे ट्रांसफर होगा, या ठंडा वाले से गर्म वाले में? गर्म वाले से ठंडा वाले में ट्रांसफर होगा, यानी कि जहां टेम्परेचर ज्यादा उससे ट्रांसफर हो जाएगा दूसरे वाले में, ठीक है। तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ये ट्रांसफर होता है, दिस इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हीट जो ट्रांसफर होता है वो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। और भी बहुत सारी चीजें तुमने पहले पढ़ी होंगी, याद करो। पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या फ्लो होता है? चार्ज फ्लो होता है क्या? प्रेशर डिफरेंस के कारण पानी वानी फ्लो करता है, लिक्विड फ्लो करता है ना। वैसे ही इन द सेम वे टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट फ्लो करता है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो इसके बारे में 2-4 लाइन लिखो, श्री गणेश करो इसका, लिखो। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट में लिखो, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which is transferred from one body to another, which is transferred from one body to another due to temperature difference, due to temperature difference, due to temperature difference। ब्रैकेट में लिख लेना, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ब्रैकेट में लिख लो, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ठीक है। फुल स्टॉप। आगे लिखें, इट डिटरमाइंस द चेंज इन थर्मल स्टेट ऑफ अ बॉडी, इट डिटरमाइंस द चेंज इन थर्मल स्टेट ऑफ अ बॉडी, it determines the change in thermal state of a body and occurs due to degree of hotness of two bodies, occurs due to degree of hotness of two bodies, occurs due to degree of hotness। यानी कि ये सारा कहानी जो है वो डिग्री ऑफ हॉटनेस के ऊपर है, ठीक है ना। कौन कितना गर्म है, कौन कितना हॉट है। हालांकि ये बात हम पहले जानते हैं नहीं, कौन कितना हॉट है कौन हॉट नहीं है, कौन कितना हॉट है और कौन कितना कोल्ड। कोल्ड मत बोलना, कोल्ड नहीं। कौन ज्यादा हॉट है और कौन हॉट है, कम हॉट है मतलब, ठीक है ना। कौन ज्यादा मतलब हॉट है और कम जो है वो थोड़ा कम हॉट है। तो उसके हिसाब से पता लगता है कहानी किससे किस में हीट फ्लो होगा, किसका टेम्परेचर ज्यादा है किसका टेम्परेचर कम है, ठीक है। तो यहां से कहानी को फिर आगे बढ़ाते हैं। आगे लिखो, एक लाइन और लिख लो, हीट फ्लोज अंटिल देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस। ये हॉटनेस वो वाला हॉटनेस नहीं है जो तुम सोचते हो, ठीक है। ये हॉट मतलब सही में हॉट है, ये सही में जला देगा।
वो वाला हॉटनेस सिर्फ बोलने के लिए है। हीट फ्लोज अंटिल देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस। जब तक टेम्परेचर में डिफरेंस है तब तक हीट फ्लो करता रहेगा। जैसे ही टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा दो बॉडीज का हीट फ्लो रुक जाएगा। ठीक है कहानी, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, सर्च करना है, करो सर्च करो। हाँ भाई, एक और चीज होता है दुनिया में, इंटरनल एनर्जी। नाम सुना है? क्या होता है इंटरनल एनर्जी? वो एनर्जी जो हमारे अंदर छुपी हुई है ना। हर इंसान के अंदर इंटरनल एनर्जी होता है। बेसिकली इंटरनल एनर्जी किसके पास होता है? बॉडी के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, है ना, इनका सम जो होता है दैट इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। ठीक है बात। इंटरनल एनर्जी का मतलब अपने पास एनर्जी है, ठीक है, हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, चाहे तो कर सकते हैं, ना चाहे तो नहीं कर सकते हैं, बट अपने पास है एनर्जी। ठीक है, मैं चाहूं तो अभी जाके उस पंखे को ऑन कर सकता हूं, या चाहूं तो उसको जाके 2 थप्पड़ मार सकता हूं, इतना एनर्जी है मेरे अंदर। मैं मारना नहीं चाहता हूं, दैट इज डिफरेंट थिंग। ठीक है, मैं अहिंसावादी हूं बहुत, तो मैं उसको नहीं पीटना चाहता हूं, ये मेरा प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे अंदर एनर्जी है। सबके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी है काम करने का, दैट इज इंटरनल एनर्जी ऑफ बॉडी। ठीक है, उसी का एक पार्ट होता है हीट। हीट क्या है? हीट भी बॉडी के अंदर ही है ना, ये भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो ये इंटरनल एनर्जी का वो पार्ट है जो कि ट्रांसफर हो सकता है, जो कि ट्रांजिट में होता है। ऐसे सोचो, जो ट्रांजिट में, विच कैन बी ट्रांसफर्ड, दैट इज हीट एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इंटरनल एनर्जी में एक लाइन लिख लो जो मैं बोल रहा हूं, टेंशन मत लो, सब लिखाते जाऊंगा मैं। द सम टोटल ऑफ सम, SUM, द सम टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, द सम टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी of all the molecules of a body, the sum total of kinetic energy and potential energy of all the molecules of a body, all the molecules of a body is called internal energy, is called internal energy, is called internal energy, full stop। आगे लिखो, heat is that part of internal energy, heat is that part of internal energy which is in transit, heat is that part of internal energy which is in transit, which is in transit। कोई बोलता है कि एक बॉडी के पास इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, और बॉडी हैज इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, और किसी ने बोला कि अ बॉडी हैज हीट। कौन सा स्टेटमेंट सही है? इंटरनल एनर्जी। ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, बॉडी के पास हीट है, हीट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन चेंज करें, आगे की कहानी लिखें। टेम्परेचर, तापमान, टेम्परेचर, सारा कहानी इसी के आसपास घूमने वाला है पूरे चैप्टर में। किसका टेम्परेचर कितना है, कौन गर्म है, कौन ठंडा है। तो टेम्परेचर जो आया, टेम्परेचर जो चीज है वो डिफाइंड हुआ, किससे डिफाइंड हुआ था भाई? थर्मोडायनेमिक्स का कौन सा लॉ? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, नाम सुने हो? ZLOT, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वहीं से टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट आया था निकल के। अब जीरोथ लॉ सुन के थोड़ा अजीब लगता है, क्या नाम रख दिया जीरोथ लॉ, है ना। एक्चुअली क्या हुआ, ये जीरोथ लॉ आने के पहले फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ आ चुका था दुनिया में। अब किसी ने बना दिया था फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ऑलरेडी बन चुके थे। अब जब जीरोथ लॉ आया तो फिर ये बोल रहा था हमें तो पहले आना है। अब जीरोथ लॉ ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले टेम्परेचर आएगा ना, बाद में उसके आगे का खेल आया। तो ये बोला कि हमको पहले आना है। अब बाकी खिसक नहीं रहे थे कि फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, नहीं, हमने नाम दे दिया, पेटेंट करा लिया, हमारा तो यही रहेगा। तो बोला ठीक है, हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो उसने नाम दे दिया इसका जीरोथ लॉ। ठीक है, तो बेसिकली इसका कहानी वहीं से शुरू होता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबको पता होगा, बहुत ही सिंपल लॉ है। क्या होता है बताओ? अरे वो इक्विलिब्रियम वाला कहानी है, ए बी के साथ है, बी सी के साथ है, तो ए सी के साथ है, सुना है ना, ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, तो ए इक्वल टू सी, ऐसा तो मैथमेटिक्स भी बोलता है।
तो सेम कहानी इसमें है। लिख लो 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हेडिंग लगा लो पहले 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसमें लिखना है लिखो इट इज टेम्परेचर इज डिफाइंड बाई, नीचे लिखो टेम्परेचर इज डिफाइंड बाई ZLTH, इसको शॉर्ट में लिख लेना ZLTH, इतना बड़ा बार बार ना लिखना पड़े। टेम्परेचर इज डिफाइंड बाई ZLTH according to which if a body A, capital A, is in thermal equilibrium with C, if a body A is in thermal equilibrium with C and another body B is also in thermal equilibrium with C, another body B is also in thermal equilibrium with C, then bodies A and B will also be in thermal equilibrium. Bodies A and B will also be in thermal equilibrium. अच्छा, टेम्परेचर का क्या होता है भाई, यूनिट क्या होता है? व्हाट इज यूनिट? केल्विन, के बोलते हैं इसको। वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है? अरे इसको डायरेक्शन चाहिए क्या? 50 डिग्री टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट, ऐसा होता है क्या? है ना, 50 डिग्री मतलब 50 डिग्री, तो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, सबसे मिनिमम टेम्परेचर क्या पॉसिबल है? 0। यस, लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर इज 0 केल्विन। ठीक है, इसके ऊपर काम होते हैं बहुत सारे, मतलब 0 केल्विन इज बहुत कम टेम्परेचर है। ठीक है, वो मतलब वहां पे हम अचीव कर नहीं सकते। 0 केल्विन उसको डिग्री सेल्सियस में समझो तो तुमको ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। -273, समझ रहे हो? 0 डिग्री सेल्सियस पे तो यहाँ पे बर्फ जम जाते हैं, स्नोफॉल का मजा लेने लग जाते हैं हम लोग। -273 मतलब हड्डी वड्डी सब जम जाएगा। इसको बोलते हैं क्रायोजेनिक्स। इसके अंदर जो फिजिक्स इन्वॉल्व होती है, कभी तुम लोग अगर जिंदगी में मौका मिला, क्रायोजेनिक्स बोलते हैं इसको। इसके ऊपर PhD सब करते हैं लोग, बहुत ही कम टेम्परेचर में काम किया जाता है। क्रायोजेनिक्स, आंसू जम जाते हैं इस पे, आंखों से जो आंसू निकलते हैं। और जो हाईएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है उसका कोई लिमिट नहीं है बच्चे, लेकिन हमने जो अभी तक अचीव किया है, ठीक है ना, हाईएस्ट अचीव्ड टेम्परेचर अभी तक जो किया गया है दैट इज अराउंड 10⁸ केल्विन। ऐसा कुछ लैब वेब में हम लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन इसका कोई लिमिट नहीं है हाईएस्ट टेम्परेचर का, नो लिमिट्स, कुछ भी हो सकता है, हम जानते नहीं है। इसको बोलते हैं पायरोमेट्री बोलते हैं क्या इसको, जो इसके ऊपर जो होता है इन्वॉल्व। अलग अलग नाम है। जो लो टेम्परेचर पे काम करते हैं लोग दैट इज क्रायोजेनिक्स, हाई टेम्परेचर पे होता है दैट इज पायरोमेट्री। हाँ, बाहर में कम हो सकता है, इससे 0 केल्विन से कम हो सकता है? नहीं बच्चे, ऐसा तो कोई बात नहीं है यार, धरती वर्ती की बात थोड़ी हो रही है, ये अर्थ पे ही हो सकता है। इससे मतलब इसको रेफरेंस मान लिया गया बच्चे, मतलब इससे कम टेम्परेचर पॉसिबल ही नहीं है।
अब इस टेम्परेचर को क्या है मेजर करने के लिए बहुत सारे स्केल्स हैं, ठीक है ना। हम लोग भी जनरली मतलब नॉर्मल लाइफ में जो यूज करते हैं, कौन कौन सा यूज करते हैं, एक तो डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, और एक केल्विन तो अपना है ही, ठीक है। ये बिल्कुल सिमिलर है, मैथमेटिक्स वाले रिलेट कर पाएंगे। जैसे वो एंगल मेजर करने के भी बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, डिग्री, रेडियन, और क्या होता है, डिग्री, रेडियन, और हट गधा, ग्रेड नहीं होता है क्या तुम लोग। चलो भाई, ग्रेड नाम सुना है? नाम ही नहीं सुना इसने तो। डिफरेंट स्केल्स, कोई भी स्केल जो बनाया गया है, कोई भी स्केल है, उसको बनाने का एक ही तरीका है, ठीक है। अगर कोई भी स्केल है, एनी स्केल, मान लो एक्स है, एनी स्केल एक्स है, ठीक है, एक्स, तो इसका जो रीडिंग लिया गया वो कैसे लिया गया बच्चों? रीडिंग इसका बहुत सिंपल चीज है, एक्स माइनस एफ पी डिवाइडेड बाई बी पी माइनस एफ पी। ये है बेसिक क्राइटेरिया कोई भी स्केल का रीडिंग लेने का, x माइनस एफ पी डिवाइडेड बाई बी पी माइनस एफ पी। एफ पी बी पी क्या है भाई? बी पी मतलब ब्लेंडर स्प्रेड मत समझ जाना, एफ पी मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, किसका? किसका? वाटर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट 1 atm, ऐसा। और बीपी हो गया तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 1 atm। अब आ जाओ मुद्दे की बात करते हैं, सबके बीच में रिलेशन बना देते हैं। इस चैप्टर को थर्मोमेट्री के नाम से भी जाना जाता है ना। अब जैसे मान लो कि सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस को सी बोल देते हैं, फ़ारेनहाइट को एफ बोल देते हैं, और केल्विन को के बोल देते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं बताओ? सी, एक्स के जगह पे अगर सी रखूं, डिग्री सेल्सियस की अगर मैं बात करूं, तो मैं क्या लिखूं? सी माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कितना? 0 डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट कितना? 100 माइनस 0, ठीक है। आ जाओ उसमें, किसमें? केल्विन में आ जाओ। सी के जगह रखा, एक्स के जगह रखा के माइनस 273 डिवाइडेड बाई 373 माइनस 273। फ़ारेनहाइट में बताओ, एफ माइनस 32 डिवाइडेड बाई 212 माइनस 32, 212 होता है क्या? ये होता है ना, दिस, ये हो गया तुम्हारा। उसके बाद इसको इक्वेट कर दो, कोई अननोन स्केल, कोई जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं वो भी आ सकता है, तो ये फॉर्मूला भी याद रखना है, एक्स माइनस एफ पी डिवाइडेड बाई बी पी माइनस एफ पी। ये कहानी है। अब ध्यान से देखो तो यहां नीचे 100 है, यहां भी 100 है, यहां पे कितना है? 180 है। तो 20 से सबको क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर देते हैं, सबको 20 से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई सबको। तो यहां पे मल्टीप्लाई बाई 20 आता, तो क्या 25 से चला जाता यहां पे? तो यहां पे क्या आता? c बाई 5 इक्वल टू, यहां क्या आता बताओ? सॉरी, k माइनस 273 डिवाइड बाई, यहां भी 100 ही था, तो 20 बाई 100 क्या 5 बचता? ध्यान से सोचना, यहां पे कितना था? 180, इसको 20 से मल्टीप्लाई करूं तो 20 से कितने से जाएगा? 9, तो f माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9। और इधर क्या दिख रहा है बच्चों? x माइनस एफ पी डिवाइडेड बाई बी पी माइनस एफ पी मल्टीप्लाइड बाई, यहां 20 आ जाता। तो ये रहा तुम्हारा एक रिलेशन, सारा टेम्परेचर का सवाल गया। इधर उधर कन्वर्ट करने वाला, डिग्री में कन्वर्ट करो, डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, कौन कब बराबर होगा, कितना होगा, कोई अननोन स्केल दे दे तब भी निकाल सकते हैं। सिर्फ ये एक लाइन, c बाई 5 इक्वल टू k माइनस 273 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू f माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू एनी अननोन स्केल x माइनस एफ पी डिवाइड बाई बी पी माइनस एफ पी इंटू 20। यहां से देखो ना, इन दोनों को अगर इक्वेट कर दो, देखो साफ साफ रिलेशन नजर समझ में आ रहा है। इन दोनों को देखो, 5 से 5 उड़ जाएगा, k इक्वल टू क्या? c प्लस 273, दिख रहा है। तो अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना होता है, क्या करना होता है? 273 उसमें ऐड कर दो, खत्म कहानी। तभी तो 0 डिग्री सेल्सियस को हम कितना बोलते हैं? 273 केल्विन। बात समझ में आ रहा है? चलो कुछ सवाल करते हैं। लिख लिया सबने? पीछे वालों
चलो लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। एट व्हाट टेम्परेचर C एंड F आर इक्वल। एट व्हाट टेम्परेचर C एंड F, मतलब डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर हो जाए किस टेम्परेचर पे? एट व्हाट टेम्परेचर, लिखो मैडम, एट व्हाट टेम्परेचर C एंड F आर इक्वल। चलिए बताइए। कुछ नहीं, C और F को इक्वेट कर दो, C और F वाले रिलेशन को। C में क्या था? C/5 और उसमें क्या है? F - 32 डिवाइडेड बाई 9। C और F उसने बोला कि इक्वल है, तो C की जगह F रख दो या F की जगह C रख दो, तुम्हारी मर्जी। मैंने C की जगह F रख दिया, तो F डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू F - 32 डिवाइडेड बाई 9। सॉल्व करो, F निकालो कितना आ रहा है। -40 कैसे आ गया बे? क्या कैलकुलेशन करता है तुम? -40 सबका आ रहा है। इधर आया तो 9F इक्वल टू 5F माइनस 5 इंटू 32 कितना? 160। 9F माइनस 5F हो गया 4F। 4F इक्वल टू -160, सो F इक्वल टू हाउ मच? -40। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल। सबने लिख लिया? चलिए लिखें। देयर इज अ स्केल X, देयर इज अ स्केल X in which BP and FP, in which BP and FP are 180x and 100x. BP and FP, there is a scale X in which BP and FP are 180x and 100x. BP and FP are 180x and 100x. Full stop. What will be the temperature? What will be the temperature in C, F and K, यानी कि डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन तीनों निकालना है। What will be the temperature in C, F and K? C, F and K when the temperature is 116x. When the temperature is 116x. When the temperature is 116 यानी कि 116x। हाँ जी, फॉर्मूला हमने आपको पढ़ा दिया। क्या था फॉर्मूला सर? x माइनस FP डिवाइडेड बाई BP माइनस FP मल्टीप्लाइड बाई 20। ये कहानी है किसी स्केल x के लिए। इसको इक्वेट करते रहो। उसने बोला कि x का वैल्यू कितना लेना है? x का वैल्यू कितना है? 116x, यानी कि जब ये टेम्परेचर है तो आपको बताना है कि ये केल्विन में कितना होगा, डिग्री सेल्सियस में कितना होगा और फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो यहाँ पे x के जगह पे हमने रखा 116x माइनस FP गिवन है आपको 100x डिवाइडेड बाई 180x माइनस 100x मल्टीप्लाइड बाई 20। एक बार इसको इक्वेट कर दें किसके साथ? डिग्री सेल्सियस वाले रिलेशन क्या था? C/5। बताओ यहां से C कितना आ रहा है? सबसे पहले सॉल्व करो। कितना? 20। हाँ, अरे आया नहीं बच्चे, मैं थोड़ी लाया, दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ फिर से। इफ द टेम्परेचर इज 116x, यानी कि उस x स्केल में अगर टेम्परेचर 116x है तो तुमको बताना है बाकी में कितना होगा। बुझिसा? चलो जी, ऊपर आ गया 116 माइनस 100 यानी कि 16x, नीचे आ गया 180 माइनस 100 यानी कि 80x इंटू 20 इक्वल टू C/5। x ने x को मारा, 20 से गया 4 और फिर 4 से गया 16 यानी कि 4 इंटू 4 16। तो C का वैल्यू 20 जैसा दिख रहा है क्या?
तो C का वैल्यू आ गया बच्चों 20 डिग्री सेल्सियस। चलो अब सेम रिलेशन को एक बार इक्वेट करना है किसके साथ, केल्विन वाला रिलेशन क्या था, K माइनस 273 डिवाइड बाई 5, या फिर डिग्री सेल्सियस मिल गया तो केल्विन यहां से भी हम निकाल सकते हैं। अगर 20 डिग्री सेल्सियस है तो डायरेक्ट बोल दूं केल्विन में कितना, 20 प्लस 273 हाउ मच, 293 केल्विन। तो एक आंसर तो यहीं से आ गया है ना। चलो फ़ारेनहाइट वाला कर लो। क्या करना है सर, करना कुछ नहीं है आपको, इसको इक्वेट करो किसके साथ, F माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9 के साथ। बताओ कितना आ रहा है F का वैल्यू, 68 आ रहा है। चलो तो F इक्वल टू 68 फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, बिल्कुल क्लियर सबको। ठीक है आगे बढ़े। वो नहीं आया आज तेरा भाई, एक क्या नाम है उसका, सरोज, तू अकेले अकेले आया ना बिना बताए, बता के आया था। अरे तुम मास्क उतार दिया आज, पहली बार तुम मास्क रिमूव किया अपना, सबसे पीछे पहली बार। हाँ तुम्हारा फेस दिखा आज पहली बार, इतना दिन से पढ़ा रहा हूं है ना। सही है बढ़िया फेस है। अरे नहीं ठीक है, इट्स ओके। अगला सवाल भाई, अच्छा इनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस का अगर बात करें बच्चों, जैसे कि मान लो, हाँ जी, यहां पे अगर मैं लिखता हूं फ्रीजिंग पॉइंट, यहां पे लिखता हूं बॉइलिंग पॉइंट, और सबसे पहले मैं बात करूं डिग्री सेल्सियस की, तो डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस है ना, और ये कितना जाता है 100 डिग्री सेल्सियस, दोनों के बीच में गैप कितना 100 का। ठीक, वैसे ही केल्विन में बात करें तो कितना होता है, ये 273 और ये कितना 373, यहां भी गैप कितने का है 100 है। इसलिए बोला जाता है कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस की बात की जाए तो वो डिग्री सेल्सियस में लिखो चाहे केल्विन में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। टेम्परेचर डिफरेंस मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, तो डिफरेंस जो आएगा वो दोनों में के केस में डिग्री भी लिख सकते, सेल्सियस भी लिख सकते हो और केल्विन भी लिख सकते हो। लेकिन फ़ारेनहाइट की बात करें तो यहां पे कितना होता है 32 और इधर कितना होता है 212, कितने का है 180, समझ रहे हो। तो डिग्री सेल्सियस केल्विन बराबर होता है, लेकिन फ़ारेनहाइट जो है क्या बराबर होता है क्या डिफरेंस में, नहीं। तो डायरेक्टली फ़ारेनहाइट को हम इक्वेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अगर डिफरेंस की बात करें, डेल्टा टी की अगर बात करें, डेल्टा टी की, तो अगर डिग्री सेल्सियस है तुम इसको इक्वेट कर सकते हो केल्विन के साथ, लेकिन उसको इक्वेट मत कर देना तुम फ़ारेनहाइट के साथ। बात समझ में आ रही है। इसको बोलते हैं फंडामेंटल, क्या बोलते हैं, इसका कुछ नाम है इस डिफरेंस को, फंडामेंटल इंटरवल। ये जो होता है ना गैप, दिस इज नोन एज फंडामेंटल इंटरवल, फंडामेंटल इंटरवल। तो अगर कभी सवाल में यूज कर दे कि इनका फंडामेंटल इंटरवल इतना गिवन है, तो समझ जाना है वो क्या दिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि उनका डिफरेंस दिया है। फंडामेंटल इंटरवल का मतलब बीपी माइनस एफपी। कभी कभी सवाल में ये वर्ड यूज कर देता है कि फंडामेंटल इंटरवल इस स्केल का इतना है, तो बताओ ये कहानी क्या होगा। फॉर्मूला तो बच्चों एक ही है, फिजिक्स खत्म हो गया, अब जो भी आएगा मैथमेटिक्स आएगा अब, और मैथमेटिक्स में तो तुम लोग विद्वान हो ही, है ना। अपने अपने क्लास में सब लोग टॉप करके आए हो मैथमेटिक्स में। क्लास 10 तक सबको मजा आता है मैथमेटिक्स पढ़ने में, 11 में आने के बाद उनको लगता है अच्छा ये दुनिया तो अलग है, पता ही नहीं चलता है, खत्म ही नहीं होता है चीजें। एक बहुत सिंपल सी लॉजिकल सी बात है, एक बंदे को मैथमेटिक्स दिया जाए, एक बंदे को बायोलॉजी दिया जाए क्लास 11 में, तो उसका झुकाव तो बायोलॉजी की तरफ ही जाएगा, नहीं अनटिल अनलेस कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड ना हो मैथमेटिक्स में। बायोलॉजी पढ़ना ही है, खाली मजा आता है पढ़ के सबको स्टार्टिंग में। मैथमेटिक्स में आ जाता है पहले ट्रिगोनोमेट्री, हालत खराब कर देता है लोगों का। सबने पढ़ा है क्लास 10 तक का ट्रिगोनोमेट्री, बहुत मजा आता है साइन थीटा कॉस थीटा करने में। 11th क्लास में देखो दुनिया ही बदल जाती है। हाँ 10 में भी टफ था, एडवांस पढ़ा था क्या? हाँ एडवांस जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए मजेदार कहानी है फिर।
बाकी लोग के लिए तो नया दुनिया है सब। चलो भाई सवाल लिखो। मैथमेटिक्स तो मैं तो बहुत इंटरेस्टेड था, मैं तो इसलिए पढ़ाता हूँ भाई मैथमेटिक्स, मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट था। 10 में ऐड नहीं यार, मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा था क्लास 10 में। जब चूज करने का बारी आया था कि मैथ्स चूज करोगे इकोनॉमिक्स चूज करोगे, तो मैंने सोचा नहीं इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, मैथ तो पढ़ते ही रहेंगे जिंदगी भर, ये कुछ नया चीज है। देखो, 2 thermometers X and Y, 2 thermometers X and Y have fundamental intervals of 80 and 120. 2 thermometers X and Y have fundamental intervals of 80 and 120. 80 and 120. Full stop. When they are immersed in ice, when they are immersed in ice, they show 20 degree and 30 degree respectively. When they are immersed in ice, they show 20 degree and 30 degree respectively. 20 degree and 30 degree respectively. Full stop. If y measures the temperature of a body, if y measures the temperature of a body 120 degree, if y measures the temperature of a body 120 degree, then find the reading in x. Find the reading in x. बताइए, अगर y 120 डिग्री दिखा रहा है किसी बॉडी का टेम्परेचर, तो x कितना दिखाएगा? तो बिना सॉल्व किए कैसे आंसर बोल देता है? वाह वाह रे दिमाग, वाह सही लगाया। लेकिन हाँ जी, तो आपको पता है, क्या पता है सर, कि x माइनस एफ पी डिवाइडेड बाई बी पी माइनस एफ पी, ठीक है, इंटू 20 मस्ट बी इक्वल टू, दूसरा एक y दिया है, y माइनस एफ पी डिवाइडेड बाई बी पी माइनस एफ पी इंटू 20, यही तो रिलेशन आएगा। सही बात है, तो रख दो वैल्यू x माइनस, अच्छा x का रीडिंग तो हमको निकालना है, एफ पी दिया हुआ है x का, कितना दिया है फ्रीजिंग पॉइंट, आइस में डुबाया तो कितना शो किया x 20, तो यहां पे रख दो माइनस 20 डिवाइड बाई, अच्छा बीपी माइनस एफ पी, इसका फंडामेंटल इंटरवल दिया हुआ है कितना x का 80, तो नीचे आ गया सीधा 80, 20 तो उड़ जाएगा। इधर देखो y का वैल्यू दिया हुआ है, कितने टेम्परेचर को बोल रहा था कन्वर्ट करने के लिए, 180 को ना, 120 को, तो y की जगह पे आ गया 120 माइनस उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना दिया था 30 डिवाइडेड बाई इसका फंडामेंटल इंटरवल कितना दिया है 120। सॉल्व करो, x का वैल्यू निकालो, देखो कितना रहे, करो सॉल्व। बीपी माइनस एफ पी वो लिखा ना बच्चे उधर, तो x माइनस 20 इक्वल टू 120 माइनस 30 हो गया बच्चों 90 डिवाइडेड बाई 120 और एक 80 उधर गया। सॉल्व करो फटाफट, 4 से गया 3, 4 से गया 2, 3 से गया 30, तो x माइनस 20 इक्वल टू इधर देखो 30 इंटू 2 60, तो x का वैल्यू कितना आ गया 80, यानी कि x मेजर करेगा 80। ठीक है, तो ऐसे टुन्ने मुन्ने सवाल आएंगे। हाँ तो मैंने बोला तो था, सही है। अगला सवाल क्या, सवाल पढ़ना बच्चे, सवाल पढ़ना। व्हेन y मेजर्स अ टेम्परेचर ऑफ बॉडी एज 120 डिग्री सेल्सियस, यानी कि y का वैल्यू जब दिया है तो हमको x निकालना है। पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ा। फंडामेंटल इंटरवल दिया है ना x एंड y का, x का 80 और y का 120, तो फंडामेंटल इंटरवल क्या होता है, bp माइनस एफ पी तो होता है।
क्वेश्चन में 180 था, नहीं 120 था बच्चे। कोई बात नहीं बच्चे, सुनने में गलती तो हो जाता है, इट्स ओके। हाँ नेक्स्ट सवाल, अगला क्वेश्चन। अ थर्मोमीटर रीड्स, लिखो अ थर्मोमीटर, सब लोग लिखें अ थर्मोमीटर रीड्स। तुम इतना कॉपी बचा के क्या करेगा भाई, दहेज में देगा क्या? उसी में एक सवाल लिख रहा है फिर उसी में दूसरा शुरू कर दिया, बचा बचा के लिख रहा है पूरा। अ थर्मोमीटर रीड्स 5 डिग्री एट फ्रीजिंग पॉइंट एंड 95 डिग्री एट बॉइलिंग पॉइंट। A thermometer reads 5 degree at FP and 95 degree at BP. 5 degree at FP and 95 degree at BP. Full stop. Find the temperature in degree Celsius. Find the temperature in degree Celsius when it reads 30 degree. Find the temperature in degree Celsius when it reads 30 डिग्री, यानी कि जब थर्मामीटर 30 डिग्री रीड करेगा तो डिग्री सेल्सियस में कितना होगा बताएं। इक्वेट कर दो डिग्री सेल्सियस के साथ यार, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, तुमको निकालना है। क्या क्या डिग्री सेल्सियस के बाद कौन सा डिग्री सेल्सियस बच्चे? फाइंड आउट द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस व्हेन इट रीड्स 30 डिग्री। व्हेन इट रीड्स कितना? 30 डिग्री। ये रिलेशन लगा लो ना, x माइनस एफ बी बाई बी पी माइनस एफ पी इंटू 20 इक्वल टू सी बाई 5 लगाओ। x का वैल्यू गिवन है 30, बी पी एफ पी सब गिवन है, उसका c निकालना है। वन पॉइंट, इतना भी कम नहीं आना चाहिए था, कुछ ज्यादा ही कम ले आया तुम लग रहे हैं। हाँ बोल भाई, तुम बोलना चाह रहे कुछ? हाँ 15 50, इतना सुंदर सुंदर आंसर कैसे ले आते हो तुम लोग? हाँ पीछे कितना? 27 पॉइंट। अरे तुम लोग फ्रैक्शन में बता दो ना, पी बाई क्यू फॉर्म में 250/9 सही है। अरे 50 डिग्री कैसे लाया था तू? काट दिया क्या 9 से? देखो x कितना दिया था 30 ना, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कितना दिया था इसका 5, बीपी कितना था 95 माइनस 5 इंटू 20 इक्वल टू c बाई 5। ठीक है चलो मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। ये हो गया 25, नीचे हो गया 90 इंटू 20 इक्वल टू c बाई 5। ठीक है, जीरो ने जीरो को मार दिया तो c का वैल्यू कितना आ जाता है? देखो 25 इंटू 2 50 डिवाइडेड बाई 9 और एक 5 और आता है इधर, इतना डिग्री सेल्सियस, यानी कि 250 डिवाइडेड बाई 9। कोई दिक्कत किसी को? एक चीज होता है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, नाम सुना है? अभी बोला ना मैंने, सुना नहीं? तो मैंने ये कब बोला कि इसके पहले सुना है कि नहीं? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ये क्या है? बेसिकली एक रिलेशन है, किसके किसके बीच में? जूल और कैलोरी के बीच में। जूल किसका यूनिट है? वर्क। कैलोरी किसका है? हीट। तो हीट और वर्क के बीच में एक रिलेशन है। हीट और वर्क को आपस में कन्वर्ट किया जा सकता है, वर्क को हीट में, हीट को वर्क में, तो उनके बीच में एक रिलेशन बना दिया गया। ठीक है कि इतना कैलोरी इक्वल टू इतना जूल, 1 कैलोरी इक्वल टू हाउ मच जूल?
कुछ होता होगा, छोड़ो। तो दिस इज बेसिकली जे इक्वल टू W डिवाइडेड बाई Q। यहां पे W जो है दैट इज वर्क, यानी कि जूल जिसको बोलते हैं, और ये जो है ये है आपका हीट जिसको हम कैलोरी के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली, अरे जूल रे गधा, जूल, चल JOULE लिख देता हूं अब, ठीक है। ये जे दूसरा है, ये जे दूसरा है, इसका सिंबल है जे। लिखो इसमें एक लाइन लिख लो, इट इज अ कन्वर्सन फैक्टर, इट इज अ कन्वर्सन फैक्टर बिटवीन जूल एंड कैलोरीज, बिटवीन जूल एंड कैलोरीज, इट इज अ कन्वर्सन फैक्टर बिटवीन जूल एंड कैलोरीज और वर्क एंड हीट। It is a conversion factor between joule and calories or work and heat, work and heat, work and heat, as आगे लिखो, as work may be converted into heat and vice versa, as work may be converted into heat and vice versa, work may be converted into heat and vice versa। ठीक है, तो इसको जब निकाला गया तो कितना आया था? ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। उस एक्सपेरिमेंट के बारे में ना ही जानो तो अच्छा है। जे का जो वैल्यू आया था कुछ, कितना आया था? 4.128 ऐसा कुछ था क्या? अप्रोक्सीमेटली तो ऐसा ही था, 186, 4.186। ये जो फैक्टर निकल के आया था, इतना जूल पर कैलोरी, ये कुछ कहानी था। तो यहां से ये तो पता लग गया कि इतना जूल पर कैलोरी, यानी कि एक कैलोरी में कितना जूल होता है? 1 कैलोरी इक्वल टू 4.186 जूल, ठीक है। अगर हम इसको अप्रोक्सीमेटली लिखें तो 1 हम लिख दिया करते हैं 4.2 जूल, याद आया? यानी कि एक कैलोरी बराबर होता है किसके? 4.2 जूल के। इसको हम यूज करेंगे कहानी में। एंड व्हाट इज 1 कैलोरी? 1 कैलोरी एनर्जी होता क्या है? कितना एनर्जी को बोलते हैं? कितना मतलब क्वांटिटी को बोलते हैं 1 कैलोरी? कोई बोलो। वन कैलोरी इज डिफाइंड एज हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ कितना? 1 ग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करने में जितना एनर्जी लगता है दैट इज 1 कैलोरी, ठीक है। और वो 1 डिग्री ऐसा नहीं है कि 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस चले गए, या फिर 1 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री, वो भी फिक्स है। कितना होता है? 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस फिक्स है, ठीक है। उस टेम्परेचर की बात की जा रही है, 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ये 1 डिग्री टेम्परेचर रेज करने में 1 ग्राम पानी के लिए जितना एनर्जी खर्च किया गया दैट इज 1 कैलोरी, ठीक है। लिख लो ये लाइन, नोट करें नीचे। 1 कैलोरी इज द क्वांटिटी ऑफ हीट, 1 कैलोरी इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड, 1 कैलोरी इज द क्वांटिटी ऑफ हीट required to raise the temperature, 1 calorie is the quantity of heat required to raise the temperature of 1 gram of water, to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius, by 1 degree Celsius। ब्रैकेट में लिख लेना 1 डिग्री में 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस एट STP, एट STP। इसके पीछे लंबा कहानी है बच्चे, बताऊंगा बाद में, आएगा इसका टाइम कि 14.5 से 15.5 क्यों लिया गया, 0 से 1 बिल्कुल नहीं लिया गया। पानी बहुत अजीब चीज है बच्चे।
इसका बिहेवियर बहुत ही अजीब है, हर जगह इसका बिहेवियर बदलते रहता है, हर टेम्परेचर पे इसका बिहेवियर बदलते रहता है, कभी सॉलिड है, कभी लिक्विड है, कभी गैस है। नेक्स्ट, हाँ, हीट कैपेसिटी और थर्मल हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी, जो भी बोल लो इसको, थर्मल हीट कैपेसिटी। तो ये बेसिकली क्या होता है, हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है ना, यानी कि पर यूनिट टेम्परेचर चेंज के लिए जितना हीट चाहिए होता है, दैट इज हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी। लिख लो एक लाइन, इट इज द हीट per unit change in temperature. It is the heat per unit change in temperature. Heat per unit change in temperature. इसका सिंबल कैपिटल H होगा। तो अगर Q हीट है, अगर ठीक है, तो H इज इक्वल टू व्हाट, Q बाई डेल्टा T, हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा T फॉर चेंज इन टेम्परेचर। इसका यूनिट क्या होगा भाई, ऊपर क्या है, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, या फिर केल्विन बोल दो। चेंज इन टेम्परेचर है तो केल्विन भी बोल सकते हैं कि नहीं, कैलोरी पर केल्विन। एक और आता है चीज, क्या आता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नाम सुना है, क्या होता है वो? हाँ सर, नाम सुना है तो बताओ। एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने में जितना हीट लगता है, हट, ऐसा कुछ था। अरे कुछ नहीं, इसमें मास भी आ जाता है, पर यूनिट मास आ जाता है। हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास, ठीक है ना, फॉर वही टेम्परेचर चेंज, पर यूनिट टेम्परेचर चेंज। लिखो एक लाइन, इट इज द हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, यानी कि हीट कैपेसिटी को मास से डिवाइड कर दो। इट इज द हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। इसका सिंबल होगा बच्चों एस इक्वल टू व्हाट, H बाई एम, ऐसे याद रखो तुम, या फिर बोल दो H इक्वल टू एम एस। हीट कैपेसिटी इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो S इक्वल टू H का वैल्यू कितना था, Q बाई डेल्टा टी, उसको M से डिवाइड कर दे तो क्या, Q डिवाइडेड बाई M डेल्टा टी, ठीक है। कोई नहीं, इट्स ओके, होता है, देखना कहीं लीवर वीवर निकल ना जाए बाहर। तो यहां से देखो एक फॉर्मूला भी बनता है, Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, जो हम यूज करते हैं बार बार, तुमने सुना भी होगा, Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। इसको कुछ लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं, Q जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, चेंज इन टेम्परेचर के, डेल्टा टी के। फिर Q जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। तो जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो Q इक्वल टू एक कांस्टेंट आया करता है m डेल्टा टी इंटू एस, एम एस डेल्टा टी, ठीक है। यही पे जो S है दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो S का वैल्यू बेसिकली कितना, Q डिवाइडेड बाई m डेल्टा टी। यूनिट क्या होगा इसका, बोलो यूनिट क्या होगा, कैलोरी पर केजी या ग्राम, कैलोरी लिख रहे हैं तो केजी लिखेंगे, ग्राम लिखेंगे ना, ग्राम, कैलोरी के साथ ग्राम, ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, या फिर कैलोरी पर ग्राम केल्विन, पर केल्विन, ऐसा। और क्या होगा, हाँ, जूल आने से फिर केजी आ जाएगा। जूल उसमें अगर कन्वर्ट करोगे कैलोरी को, उसमें कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर दो, फिर ग्राम को किस में कन्वर्ट करना होगा, केजी में कन्वर्ट करना होगा। डिग्री सेल्सियस केल्विन तो वही रहेगा। और बताओ, इसका डायमेंशन निकाल सकते हो क्या, एस का, ये पूछा हुआ है कहीं पे, निकाल के बताओ तो। यूनिट डायमेंशन पढ़ चुके हो तुम लोग,
एस का डायमेंशन निकालो, देखें जरा। ऊपर है कैलोरी, कैलोरी का कितना होता है? हाँ अबे साहब एनर्जी का है। थीटा मतलब तुम टेम्परेचर को बोल रहे हो ना? उसको के लिखो, थीटा या के कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसका कितना हो गया Q का ml/T-2, नीचे है m के लिए एक और m आया, और डेल्टा T के लिए तो केल्विन लिख लो आप। तो mm उड़ गया, कितना आता है L2T-2 K-1। अगर इसको कन्वर्ट करना हो जूल में और केजी में कन्वर्ट करो तो कर पाओगे? हाँ क्या क्या? नहीं वो टी टेम्परेचर थोड़ी है, टेम्परेचर टी नहीं होता है, बच्चे डायमेंशन में के होता है या थीटा होता है। अच्छा अगर तुमको कहीं पे दिया हुआ है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, इसको कन्वर्ट करो तो कितना जूल आएगा? जूल में, जूल केजी में कन्वर्ट करो। हमने पढ़ लिया 1 कैलोरी इक्वल टू कितना जूल? 4.2 जूल, 4.2 जूल। अच्छा नीचे ग्राम को केजी में कन्वर्ट करें तो क्या 1/1000 केजी लिख सकता हूं 1 ग्राम को, और डिग्री सेल्सियस तो डिग्री सेल्सियस है भाई। तो ये देखो 1000 ऊपर गया तो क्या बन जाएगा जाके 4.2 इंटू 1000 कितना होता है? 4200। हाँ तो ये याद रखना आज के बाद, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। ये कन्वर्जन के लिए यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, लिख लिया सबने? ठीक है आज ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, हाँ मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ एक्चुअली कहीं पे, नालवारी जाना है मुझे, इसलिए मैं इतना रेडी होके आया हूँ। एक्चुअली शादी है किसी दोस्त का भी, अचानक से याद आया था मुझे थोड़ी देर पहले, तो एक क्लास भी मैंने कैंसिल किया आज शाम वाला। तो तुझे लेके जाऊँ मैं शादी में? हट, तूने बुलाया था मुझे बिना मन से, वो भी सर आप आ जाइए आप चले जाना। ये क्या बोलता है आप आ जाओ शादी में आप चले जाना, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे बुला के खुद नहीं जा रहा था ये। अरे बहुत दूर जाना है मुझे। तो ठीक है इसके आगे का कहानी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ठीक है? आज के लिए इतना ही, ओके।